इस पूरी दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो मुझे समझ पाया और वो भी मुझे नहीं समझ पाया। ये थे हीगल के कहे हुए कुछ आखिरी शब्द। उनका मानना था कि इस पूरी दुनिया में उन्हें कोई नहीं समझ पाया और सच में हीगल के थॉट्स को समझना बेहद मुश्किल है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हीगल के पॉलिटिकल थॉट को, उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम उनकी बायोग्राफी को समझेंगे। उनके विचारों को समझने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हीगल कहाँ पैदा हुए, कैसे बड़े हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे और कहाँ हुई और किन किन लोगों का और किन किन इवेंट्स का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। तब जाकर हम उनके विचारों को, उनके थॉट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत मजेदार तरीके से हम उनकी बायोग्राफी को समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हीगल जर्मनी से थे, लेकिन जिस दौर में वो पैदा हुए थे उस वक्त जर्मनी 300 से भी ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक हिस्सा था वुटमबर्ग और वुटमबर्ग का ही एक शहर था स्टुगार्ट, जहां जन्म होता है हीगल का 27 अगस्त 1770 को। हीगल के परिवार वाले प्यार से उन्हें विल्हेम कह के बुलाते थे। हीगल के पिता का नाम था जॉर्ज लुडविग, जो कि वुटमबर्ग के जो राजा थे उनके दरबार में रेवेन्यू ऑफिस में सेक्रेटरी थे। हीगल की जो मदर थी, जो माता जी थी, उनका नाम था मारिया मैग्डलेना लुइजा, जो कि वुटमबर्ग कोर्ट में ही एक लॉयर की बेटी थी। जब हीगल 13 इयर्स के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो जाता है, एक तरीके के फीवर की वजह से, एक तरीके के बुखार की वजह से। हीगल और उनके पिता को भी इसकी बीमारी लगती है, लेकिन किसी भी तरीके से वे दोनों सरवाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं। हीगल जो थे वो 3 भाई बहन थे। हीगल सबसे बड़े थे, उनसे छोटी थी उनकी बहन क्रिस्टीन लुइज और सबसे छोटे उनके भाई थे जॉर्ज लुडविग। हीगल अपनी बहन से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। ऐसा कहा जाता है कि हीगल की शादी हो जाने के बाद उनकी बहन क्रिस्टीन हीगल की पत्नी से बहुत ज्यादा जलने लगती हैं, जेलसी फील करने लगती हैं और जब हीगल की डेथ हो जाती है उसके बाद उनकी बहन क्रिस्टीन सुसाइड भी कर लेती हैं। हीगल के भाई जॉर्ज लुडविग की भी डेथ हो जाती है रशियन कैंपेन में नेपोलियंस आर्मी की तरफ से लड़ते लड़ते। अब हीगल जिस दौर में बड़े हो रहे थे वो बहुत ही चेंजेस वाला दौर था। उनके ऊपर बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस था। उसी वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो रहा था, उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स भी हुए, तो इन इवेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस था हीगल के ऊपर। हीगल का जो जन्म स्थल था, जहां वो पैदा हुए थे, स्टुगार्ट, वहीं पे 3 साल की उम्र में वो एक जर्मन स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। फिर जब वो 6 साल के होते हैं तो वो एक जिम्नाजियम में एडमिशन लेते हैं। अब ये जिम्नाजियम क्या है? हमें पता है कि कुछ ही दूर चलने पे भाषाएं बदल जाती हैं और हम बात कर रहे हैं आज से बहुत साल पहले एक दूसरे कॉन्टिनेंट के एक देश की। तो सोचो वहाँ का कल्चर कितना अलग होगा। तो वहाँ के टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा कि वो लोग क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं, तब हम हीगल को बेहतर समझ पाएंगे। अब ये जिम्नाजियम क्या होता है? जिम्नाजियम जो है वो यूरोप के जो देश होते हैं, जो जर्मनी है, वहाँ पे जिम्नाजियम एक सेकेंडरी स्कूल होता है जिसको स्टेट फंड करता है, सरकारी स्कूल समझ लीजिए, जो कि स्टूडेंट्स को तैयार करता है हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो जिम्नाजियम एक स्कूल ही है जो कि स्टेट फंडेड है, जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो 6 साल की उम्र में स्टुगार्ट में ही हीगल एडमिशन ले लेते हैं एक जिम्नाजियम में, जहाँ पे वो 18 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हैं। एज अ टीनेजर वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। अब वो एनलाइटनमेंट से जुड़ी हुई किताबें भी पढ़ते हैं और क्लासिकल ग्रीक और रोमन स्टडीज से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। आइए इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि हीगल को 2 टीचर्स एक साथ पढ़ा रहे थे। एक टीचर जिसका नाम था एनलाइटनमेंट, वो हीगल को क्या पढ़ाता था? कैसे प्रोग्रेसिव होकर सोचना है, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में कैसे सोचना है, कैसे क्रिटिकली सोचना है, चीजों को क्वेश्चन करना है। और एक जो उनके टीचर थे जिनका नाम था क्लासिकल एंटिक्विटी, मतलब जो उनको प्राचीन काल के बारे में, एंशिएंट टाइम्स के बारे में पढ़ाता था, एंशिएंट ग्रीक और रोमन कल्चर के बारे में पढ़ाता था। तो ये दोनों टीचर्स उनको सेम टाइम पे पढ़ा रहे थे। एक्चुअल में कोई टीचर्स नहीं
थे। कहने का मतलब ये है कि वो एनलाइटनमेंट और क्लासिकल एंटिक्विटी दोनों से एक साथ इन्फ्लुएंस्ड थे। एनलाइटनमेंट से रिलेटेड किताबें पढ़ के उन्हें डीपली सोचने की कला आ गई। जो बिलीव्स थे कि ये मान लो, उसको चैलेंज करने का आर्ट आ गया। और क्लासिकल एंटिक्विटी, प्राचीन काल से रिलेटेड बुक्स को पढ़ करके उन्होंने खुद को इमर्स कर लिया हिस्ट्री में और एंशिएंट टाइम की आइडियाज को यूज करने लगे चीजों को समझने के लिए। उन्होंने मॉडर्न थिंकिंग के बारे में समझा, सीखा, ओल्ड एग्जाम्पल्स को यूज किया। अब हीगल 18 साल के हो चुके थे। 1788 में वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन में। सबसे पहले समझ लीजिए कि सेमिनरी किसको कहते हैं। तो सेमिनरी एक तरीके का कॉलेज होता था जो धर्म की पढ़ाई करवाता था, जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है प्रीस्ट यानी पुजारी बनने के लिए, क्लर्जीमैन बनने के लिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन में ही एक कॉलेज था, ट्यूबिंगर स्टिफ्ट, जो कि स्टेट फंडेड सेमिनरी था, मतलब जो स्टूडेंट्स को धर्म की पढ़ाई करवाता था। वहीं पे एडमिशन ले लेते हैं हीगल। तो अब हीगल धर्म की पढ़ाई क्यों करना चाहते थे? ऐसा नहीं था कि वो ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजी को पढ़ना चाहते थे, वो इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे उस टाइम पे। फिर भी उन्होंने एक धर्म की पढ़ाई करवाने वाले कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके दो रीजन थे। सबसे पहले तो उनके फादर जो थे वो उनको बहुत ज्यादा एनकरेज कर रहे थे कि वो यहाँ से पढ़ाई करके क्लर्जीमैन बन जाए, पादरी बन जाए, पुजारी बन जाए। और दूसरा फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ये स्टेट फंडेड कॉलेज था, इस वजह से वो यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। 1788 से 1793 तक वो इसी जगह पे क्लासिक्स, फिलॉसफी और थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ रही है। वो कहते हैं कि गांधी कभी भी गांधी नहीं बन पाते अगर भारत गुलाम नहीं होता। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स चीजें डिसाइड करती हैं। हमारे एक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आसपास की सराउंडिंग भी चीजें डिसाइड करती हैं। इसलिए कहते हैं कि अपना सराउंडिंग अच्छा चुनो। हीगल जिन लोगों के आसपास बड़े हो रहे थे वो कौन लोग थे? देखो, जब वो यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनके रूममेट्स कौन थे? फ्रेडरिच होल्डरलिन, जो कि एक बहुत ही फेमस कवि और फिलोसोफर थे, और भविष्य में फ्यूचर में होने वाले बहुत बड़े फिलोसोफर फ्रेडरिच शेलिंग उनके दूसरे रूम पार्टनर थे। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग उनके रूम पार्टनर्स थे। ये तीनों ही इस कॉलेज के स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट को पसंद नहीं करते हैं। तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के आइडियाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद हीगल इस धर्म की पढ़ाई को आगे लेकर नहीं जाना चाहते थे। वो प्रीस्ट यानी कि पुजारी नहीं बनना चाहते थे। हीगल चाहते थे कि उन्हें समय मिले ताकि वो और भी ज्यादा पढ़ाई कर सके, फिलॉसफी पढ़ सके, ग्रीक लिटरेचर पढ़ सके। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्राइवेट ट्यूटर बनेंगे, ट्यूशन टीचर बनेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे ताकि उन्हें खुद भी पढ़ने का समय मिल सके। तो 1793 से 1796 तक बर्न में वो एज अ ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं। एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उनको ट्यूशन टीचर की नौकरी मिल जाती है और वहाँ पे वो पढ़ाने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनके एम्प्लॉयर्स के साथ उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अपने दोस्त होल्डरलिन की हेल्प से फिर से उनको एक दूसरी नौकरी मिल जाती है। यही ट्यूशन टीचर की ही जॉब मिलती है एक दूसरी फैमिली में। ये एक वाइन मर्चेंट फैमिली होती है, काफी वेल्दी फैमिली होती है। यहाँ पे उन्हें नौकरी मिल जाती है। तो इस तरीके से 1800 तक वो एज अ ट्यूशन टीचर पढ़ाने का काम करते हैं। ये जो उनकी जर्नी होती है, ये जो दौर होता है जिसमें वो पढ़ा रहे होते हैं, उसमें उनका इंटेलेक्चुअल और पर्सनल ग्रोथ होता है। वो पढ़ा रहे थे और पढ़ भी रहे थे। हीगल के जो दोस्त थे शेलिंग, वो यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। उन्होंने हीगल को भी एनकरेज किया कि तुम भी यहाँ आकर पढ़ाओ। तो उनके एनकरेज करने के कारण हीगल भी 1801 में यूनिवर्सिटी ऑफ जेना चले जाते हैं और वहाँ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एज एन अनसैलरीड लेक्चरर, मतलब उनको पढ़ाने के पैसे नहीं मिलते हैं। उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो फिर उनका भी प्रमोशन हो जाता है। 1805 में वो एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेसर पढ़ाने लगते हैं, लेकिन अभी भी उनको पैसे नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पैसे की इतनी तंगी होती है। इसके बाद एक और इंसिडेंट हो जाता है हीगल की लाइफ में। 1807 में क्या होता है, हीगल की जो लैंड लेडी होती है, जो मकान मालकिन होती है, क्रिस्टियाना, उनके साथ उनके अवैध संबंध के कारण हीगल और क्रिस्टियाना का एक बेटा पैदा होता है, जॉर्ज लुडविग फ्रेडरिच फिशर। अब ऑलरेडी हीगल के पास पैसे नहीं होते हैं, पढ़ाने के भी उनको पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, ऊपर से ये बच्चा पैदा हो जाता है, तो उनको बहुत प्रेशर फील होता है।
अब वो जल्दी जल्दी जो किताब लिख रहे थे उसको पब्लिश करना चाहते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाएं। इसी प्रेशर में वो अपनी किताब, जो कि उनकी सबसे पहली इम्पैक्टफुल बुक थी, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, वो पब्लिश होती है 1807 में। किताब के पब्लिश होने से जो पैसे मिलते हैं वो सब खत्म हो चुके होते हैं, फिर से पैसों की तंगी हो जाती है। अब अवैध तरीके से जो ये बेटा पैदा हुआ था उसको भी उनको पालना था, तो नौकरी की तलाश में वो बैम्बर्ग चले जाते हैं 1807 में। और वो जो लैंड लेडी थी और उनसे जन्मा हुआ जो बेटा था वो दोनों जेना में ही रहते हैं और हीगल नौकरी की तलाश में बैम्बर्ग आ जाते हैं। अब हीगल के एक फ्रेंड थे फ्रेडरिच इमैनुअल नेतेमर, जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफी अच्छा था, तो वो हीगल को फाइनेंशियली और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू भी बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। तो उनकी मदद से ही बैम्बर्ग में हीगल को एक लोकल न्यूज़पेपर बैम्बर्गर नेतंग में एडिटर की नौकरी मिल जाती है। अब उनके दोस्त नेतेमर की हेल्प से ही हीगल को 1808 में न्यूरमबर्ग में एक जिम्नाजियम में हेडमास्टर की नौकरी मिल जाती है। तो 1808 में वो बैम्बर्ग छोड़ के न्यूरमबर्ग आ जाते हैं और इस पोस्ट पे वो 1816 तक रहते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी चीजें होती हैं उनकी लाइफ में जिसको हम डिस्कस करेंगे। 1811 में हीगल जो है वो शादी कर लेते हैं मैरी हेलेना सुसैना वॉन ट्यूचर से। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि ये नाम काफी डिफरेंट है। तो ये एक सीनेटर की एल्डेस्ट डॉटर होती हैं जिनसे हीगल शादी कर लेते हैं। इस दौरान हीगल की लाइफ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। उनका जो सेकंड मेजर वर्क था द साइंस ऑफ लॉजिक वो भी पब्लिश होता है और हीगल के बच्चे भी पैदा होते हैं। हीगल की एक बेटी और 2 बेटे होते हैं, लेकिन जो बेटी होती है पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाती है और 2 बेटे रह जाते हैं, कार्ल फ्रेडरिच विल्हेम और इमैनुअल थॉमस क्रिस्टियन। तो इस तरीके से न्यूरमबर्ग में एक जिम्नाजियम के हेडमास्टर के तौर पे काम करते हुए हीगल शादी करते हैं और उनके 2 बच्चे भी होते हैं और इसी दौरान वो अपनी सेकंड मेजर वर्क पब्लिश करते हैं द साइंस ऑफ लॉजिक। अब 1816 में हीगल जो है वो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर लेते हैं और न्यूरमबर्ग छोड़ के हाइडेलबर्ग आ जाते हैं। अब जब हीगल हाइडेलबर्ग आ जाते हैं तो उनकी नई फैमिली को ज्वाइन करने आते हैं लुडविग फिशर, जो कि उनके इलेजिटिमेट सन थे। अवैध तरीके से पैदा हुआ जो बेटा था, जो उनकी लैंड लेडी के साथ अवैध संबंध के कारण पैदा हुआ था, वो भी अब हाइडेलबर्ग में हीगल और हीगल की फैमिली के साथ रहने आ जाता है। अब लुडविग फिशर 10 साल का हो चुका होता है। अब तक वो एक ऑर्फेनेज यानी अनाथ आश्रम में रह रहा होता है क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो चुकी होती है। तो हीगल और उसकी फैमिली जब हाइडेलबर्ग में आ जाती है तो वो भी हीगल और उसकी फैमिली के साथ रहने यहाँ आ जाता है। 1818 में हीगल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। और 1818 से लेके 1831 तक, मतलब अपनी डेथ तक, हीगल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में ही प्रोफेसर रहते हैं। इसी दौरान वो पब्लिश करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट। अच्छा, हीगल जो चीजों को एक्सप्लेन करते थे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते थे। सबको पता था कि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा टेरिबल था, लेकिन फिर भी वो जो चीजें पे बात कर रहे थे, वो चीजें जो बोल रहे थे, उसके कारण वो इतना ज्यादा फेमस हो चुके थे कि उनके लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स जर्मनी और जर्मनी के बाहर से भी, मतलब विदेशों से भी स्टूडेंट्स आते थे उनके लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए। 1831 में बर्लिन में एक पेंडेमिक हुआ जो था कॉलरा फैल गया। हीगल का जो हेल्थ था उस वक्त बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कारण वो शहर छोड़ के चले जाते हैं सेफ्टी के लिए। लेकिन जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो उन्हें कुछ गलत खबर मिल जाती है कि अब एपिडेमिक खत्म हो चुका है और वो बर्लिन वापस आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और 14 नवंबर 1831 को हीगल की डेथ हो जाती है बर्लिन में ही। और ऐसा कहा जाता है कि हीगल के जो लास्ट वर्ड्स थे, आखिरी शब्द थे, वो ये थे कि केवल एक ही इंसान था जो मुझे समझ पाया और वो भी मुझे नहीं समझ पाया। तो वो भी ये मानते थे कि उनको समझना बहुत मुश्किल था, उन्हें कोई समझ नहीं पाया और एक्चुअल में उनके थॉट्स को, उनकी फिलॉसफी को समझना काफी डिफिकल्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, किताबें जो हीगल ने लिखी, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, द साइंस ऑफ लॉजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेज, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, और उनके स्टूडेंट्स के नोट्स से उनके लेक्चर्स को भी कंपाइल करके पब्लिश किया गया उनकी डेथ के बाद। तो ये थी हीगल की बायोग्राफी। नेक्स्ट पार्ट में हम उनके पॉलिटिकल थॉट, उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज आए वो आप तक टाइमली पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।